मैं डॉक्टर कमलेश कुमार सारसर, सह आचार्य इतिहास, स्वर्गीय राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। जैसा कि हमारी कल चर्चा चल रही थी कि बीए पार्ट 3 के अंदर आधुनिक भारत का इतिहास पेपर फर्स्ट 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह, 1857 की क्रांति या महागदर, इसे जिन इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है, जैसा कि उल्लेखित है कि 1957 में जब इसका शताब्दी वर्ष मनाया गया तो उस समय 1857 की क्रांति के बारे में विभिन्न इतिहासकारों ने इसकी एक स्टडी की और स्टडी करने के पश्चात उनके द्वारा कई पुस्तक लिखी गई और जो पुस्तकें सामने आई तो इसके विभिन्न कारणों के बारे में यहाँ बात हमारे द्वारा की गई। कारणों में चाहे सामाजिक कारण की बात करें, आर्थिक कारण की बात करें, राजनीतिक कारण की बात करें या सैनिक कारण की बात करें, इनकी हमने यहाँ चर्चा कर ली। आज हम जिस बिंदु पर बात करने जा रहे हैं वो है कि 1857 की क्रांति के जो प्रमुख केंद्र थे वो केंद्र कौन कौन से थे। यद्यपि ये कहा जाता है कि 1857 की क्रांति जो हुई वो एक सैनिक विद्रोह था, सैनिकों का एक असंतोष जो कि काफी लंबे समय से चला आ रहा था और वो क्रांति के रूप में एक तरीके से फूटा और जिसने भारत के अंदर उस समय जो ब्रिटिश कंपनी जो थी उस कंपनी के विभिन्न जो क्षेत्र थे जहां पर उसका आधिपत्य स्थापित था वहां पर यह क्रांति एक तरीके से भड़की। इस क्रांति के लिए जैसा कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि इस क्रांति की जो शुरुआत है वो सुनियोजित तरीके से की गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सन्यासियों के द्वारा या कमल के फूल के द्वारा या चपातियों के माध्यम से जन जन तक एक संदेश पहुंचाने का कार्य जनता में किया जा रहा था और जनता को एक तरीके से इस क्रांति से जोड़ने के लिए एक प्रयास जारी था क्रांतिकारियों के द्वारा। लेकिन इसके बारे में जैसा कि विपिन चंद्रा ने अपनी जो पुस्तक है आधुनिक भारत का इतिहास उसमें स्पष्ट लिखा है कि ऐसे कोई स्पष्ट प्रमाण हमें यहाँ नहीं मिलते जो ये कह सके कि जनता में इस क्रांति की एक तरीके से जो योजना थी वो बनाई गई और जनता को इस क्रांति के बारे में बताया गया। ऐसा कोई प्रमाण यहाँ स्पष्ट रूप से हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन इतना अवश्य है कि ये जो क्रांति थी 1857 की क्रांति या एक महाविद्रोह जो हुआ, इस विद्रोह के उस समय जो प्रमुख केंद्र थे उन केंद्रों की यदि हम बात करें तो यह एक बात स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देती है कि चाहे हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर जैसा कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जब ये क्रांति की आग बैरकपुर छावनी से भड़की, बैरकपुर छावनी कलकत्ता के पास स्थित एक बैरकपुर छावनी है और यहाँ जब एनफील्ड राइफल के प्रयोग को लेकर के सैनिकों ने जब उनका प्रयोग करने से मना कर दिया क्योंकि उसमें जो कारतूस जो डाला जाता था, लोड किया जाता था, उसके मुंह से उसको छीलना पड़ता था और उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। और जब इस बात की जानकारी मंगल पांडे को दी गई और मंगल पांडे को जब इस बात का पता लगा तो उसने उसी समय इस क्रांति का बिगुल अपनी छावनी में बजा दिया और उसने इन कारतूसों को चलाने से या इनको राइफल में डालने से मना कर दिया। यहीं से क्रांति की एक आग जो है वो उठी और जिसने उत्तर भारत के जो प्रमुख छावनियां थी ब्रिटिश कंपनी की, उन ब्रिटिश कंपनी की छावनियों में एक तरीके से ये आग पूरी तरीके से फैल गई। और जैसा कि उल्लेखित है कि मेरठ के अंदर जब ये क्रांति हुई और इस क्रांति ने मेरठ धीरे धीरे दिल्ली, कहा जाता है कि मेरठ के अंदर जब क्रांति हुई मई के अंदर और इस क्रांति के बाद में क्रांतिकारियों के द्वारा बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता मान लिया गया। बहादुर शाह जफर को जब क्रांति का नेता मान लिया गया तो बहादुर शाह के बारे में भी एक बात कही जाती है। 1848 के अंदर जब लॉर्ड डलहौजी यहाँ का जो गवर्नर आया बनकर के, उसके द्वारा जो सिद्धांत यहाँ स्थापित किया गया यानी कि देशी राज्यों को एक तरीके से ब्रिटिश राज में मिलाने की जो उसने नीति अपनाई, यहाँ डॉक्ट्रिन ऑफ क्या बोलते हैं, एक तरीके से यहाँ उसके द्वारा एक तरीके से हड़प नीति, देशी राज्यों को जो उसने एक तरीके से हड़पा, यहाँ पर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि उसने अवध जिसको उसने कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज में मिलाने का, कंपनी राज में मिलाने का कार्य किया। उसके बाद में उसने धीरे धीरे जो गोद लेने की प्रथा थी उस गोद लेने की प्रथा को भी उसने एक तरीके से समाप्त कर दिया और इसी का परिणाम था कि झांसी के अंदर जो विद्रोह हुआ, झांसी जिसने अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध जो विद्रोह किया, जिसके नेता थी
रानी लक्ष्मीबाई, उसका कारण भी यही माना जाता है। कानपुर के अंदर जो विद्रोह हुआ वो नाना साहब के द्वारा हुआ। नाना साहब के बारे में जो मेन बात कही जाती है कि नाना साहब जो कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। कहते हैं कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के द्वारा 65 लाख रुपए सालाना एक वार्षिक पेंशन दी जाती थी और उन्होंने अपने जीवन काल में अपने दत्तक पुत्र नाना साहब को अपना वारिस घोषित कर दिया था, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें वारिस नहीं माना। नतीजा यह हुआ कि यहां पर बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात उनके दत्तक पुत्र नाना साहब को अंग्रेजों के द्वारा उनका वारिस ने माना गया और उनके एक तरीके से यहाँ पेंशन बंद कर दी गई। तो नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ विद्रोह किया। दूसरी तरफ हजरत बेगम जो कि लखनऊ के अंदर जो थी, लखनऊ में जो हजरत बेगमों के साथ जिस तरीके का व्यवहार अंग्रेजी कंपनी के द्वारा किया गया, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक अपमान की आग में हजरत बेगम भी जल रही थी। तो यहाँ पर क्रांति का जो नेतृत्व किया जा रहा था वो हजरत बेगम के द्वारा किया जा रहा था। बरेली के अंदर और दिल्ली के अंदर अगर हम बात करें, दिल्ली में यद्यपि बहादुर शाह जफर के द्वारा विद्रोह का नेता उन्हें घोषित किया गया था, लेकिन बरेली और दिल्ली की अगर कमान जो थी वो बखत खां के हाथों में थी। तो कहने का अभिप्राय कि यहाँ उत्तर भारत के जो जितने भी ये प्रमुख छावनियां थी, यहाँ जो केंद्र थे, इन केंद्रों के अंदर इस क्रांति की एक तरीके से आग धधकी और यहाँ क्रांति जबरदस्त उठी। नतीजा ये हुआ कि जगह जगह विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को दबाने के लिए कंपनी को अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ी। यहां पर एक अंग्रेजी इतिहासकार के द्वारा कहा गया है कि यदि उस समय सिंधिया हमारा साथ नहीं देता तो निश्चित रूप से हमें अगले दिन हिंदुस्तान छोड़ करके जाना पड़ता, ऐसा अंग्रेजी इतिहासकार के द्वारा कहा गया है। सवाल यही ये खड़ा होता है कि 1857 के जो प्रमुख केंद्र थे, इन केंद्रों में जो विद्रोह हुआ, जो विद्रोह की आग धधकी, क्या सही मायने में भारत की जनता इन क्रांतिकारियों के साथ में जुड़ पाई? क्या हम ये माने कि भारतीय जनता ने भी इस विद्रोह में अपना साथ दिया? यह विचारणीय प्रश्न है। मैं समझता हूं कि ऐसे विषय पर आज भी शोध की महत्वता है। ऐसे विषय पर शोध कार्य होना चाहिए कि भारत की जनता ने भी क्या उस समय इन क्रांतिकारियों का साथ दिया, जैसा कि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं। देखिए, इतिहास में दो मुख्य रूप से मैं विचारधाराओं की बात करूंगा। एक विचारधारा है यहाँ, वैसे तो कई हैं, राष्ट्रवादी। दूसरी है यहाँ साम्राज्यवादी और एक है मार्क्सवादी। इन विचारधाराओं से प्रेरित जो लेखक हैं वो यहाँ पर अपने अलग अलग व्यूज स्थापित करते हैं। उनका मानना है कि 1857 की जो क्रांति है, जैसा कि राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित जो लेखक है उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें वीर सावरकर, जिन्होंने इस विद्रोह को पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा है। और वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक में यह बताने का प्रयास किया है कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें भारत की जनता ने अंग्रेजों के विरुद्ध यहां से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए अपना सहयोग या अपना योगदान दिया, क्योंकि उस समय जहां जहां भारतीय छावनियां थी स्थापित थी और उनमें जो विद्रोह हुआ, उस विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो कहीं ना कहीं भारत के जो प्रमुख राज्य जो थे, उन राज्यों के अंदर जो अंग्रेजों की जो नीतियां थी, उन नीतियों से वो लोग खफा थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को यहां से निकालने के लिए विवश किया। वीर सावरकर का मानना है कि यह पहला राष्ट्रीय विद्रोह था। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब यहां मार्क्सवादी विचारधारा की जब हम बात करें तो मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित जो लेखक हैं उनमें एक नाम प्रमुख आता है, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार का मानना है कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नहीं था, बल्कि यह एक सैनिक विद्रोह मात्र था। आरसी मजूमदार कहते हैं कि वीर सावरकर ने जिस तरीके से इसको राष्ट्रीय तख्त से जोड़ने का प्रयास किया है, क्या यह बात सही है क्या
कि उस समय राष्ट्रीयता की जो भावना का जो बीजारोपण है क्या उस समय हो चुका था? आरसी मजूमदार साहब कहते हैं कि जब एक तरफ जितने भी केंद्र रहे थे इसके प्रमुख केंद्र क्रांति के, और उन केंद्रों का नेतृत्वकर्ता जो थे, कहीं ना कहीं उनके आपसी स्वार्थ जुड़े हुए थे। यहां बहादुर शाह जफर के साथ में जिस तरीके से अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो व्यवहार किया गया और उन्हें लाल किले तक ही सीमित कर दिया गया, कहीं ना कहीं बहादुर शाह जफर वो अपमान की आग में जल रहे थे। नाना साहब की जिस तरीके से पेंशन बंद कर दी गई, तो निश्चित रूप से नाना साहब का यह स्वार्थ था। झांसी को जब गोद लेने की जो प्रथा का एक तरीके से बंद कर दिया गया, तो झांसी के अंदर भी रानी लक्ष्मीबाई के राज्य को भी अंग्रेजी कंपनी के द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया। तो झांसी की रानी भी कहीं ना कहीं इस बात से चिंतित थी। तो कहने का अभिप्राय यहाँ आरसी मजूमदार साहब यह कहते हैं कि यह विद्रोह जो था, ये एक सैनिक विद्रोह था। आप इसे राष्ट्रीय विद्रोह कैसे कह सकते हैं? क्या वास्तव में इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा जा सकता है? जबकि उस समय लोगों के महन में, लोगों के मन में राष्ट्रीयता की बात की कहीं थी नहीं गुंजाइश। लेकिन यह कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ना तो ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ना ये एक तरीके से हम कहें कि उस समय के प्रमुख शासकों के द्वारा जो किया गया एक विद्रोह का जो था, इसका स्वरूप एक तरीके से उन्होंने एक सैनिक विद्रोह के रूप में ही इसको ज्यादातर लेखकों ने मान्यता दी है। इसलिए कहा गया है कि ये सैनिक विद्रोह था। इसलिए अंग्रेज जितने भी इतिहासकार हुए, उन्होंने इसे केवल मात्र एक सैनिक विद्रोह ही कहा है। थैंक यू।